नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले को लेकर राजनीति गर्मा गई है। नागौर से सांसद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने राज्य के मंत्री के बिश्नोई पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि बिश्नोई समाज ने मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। बेनीवाल ने बिश्नोई पर आरोप लगाते हुए कहा कि एसआई भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के पीछे 2 मंत्रियों पर उनकी कथित महिला मित्रों का हाथ है। उन्होंने यह भी दावा किया कि ये महिला मित्र संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों को ब्लैकमेल कर रही हैं, जिससे भर्ती रद्द नहीं हो रही। इतना ही नहीं, बेनीवाल ने इसे लेकर आंदोलन की चेतावनी भी दी और कहा कि आरएलपी इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरेगी। इसके बाद बिश्नोई ने बेनीवाल के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि एसआई भर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुई थी और इसमें उनका कोई रोल नहीं है। इस मामले से नागौर में बिश्नोई समाज ने मंत्री के खिलाफ आक्रोश भी व्यक्त करते हुए उनके नाम का पुतला फूका और समाज के लोगों ने आरोप भी लगाया कि मंत्री के खिलाफ लगाए गए आरोपों में सच्चाई है और वे इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी कर रहे हैं। यह मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। राजस्थान के 28 शहरों में 7 मई को केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर युद्ध जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इस मॉक ड्रिल को लेकर राज्य को 3 संवेदनशीलता श्रेणियों में बांटा गया है। कोटा और रावतभाड़ा यानी चित्तौड़गढ़ को सबसे अधिक संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है, जबकि जयपुर सहित 18 शहरों को मध्यम संवेदनशील और शेष 8 शहरों को कम संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। मॉक ड्रिल के तहत रात में सायरन बजेंगे और ब्लैकआउट भी किया जाएगा। हालांकि ड्रिल का सटीक समय अभी घोषित नहीं किया गया। सिविल डिफेंस की टीमें तैयारी में जुटी हुई है। वहीं जोधपुर में इलेक्ट्रिक हर्टर्स की टेस्टिंग भी शुरू कर दी है, जिन्हें कोविड काल में इस्तेमाल किया गया था। शहर में करीब 18 हर्ट्स भी लगाए गए हैं। जयपुर में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक भी आयोजित हो रही है, जिसमें सभी जिलों के कलेक्टर और एसपी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। बताया गया है कि ड्रिल के दौरान हमला होने की स्थिति में नागरिकों को क्या करना चाहिए, इसकी भी जानकारी दी जाएगी। सिटी कंट्रोल से हूटर बजते ही लोगों की घरों की सभी लाइटें और मोबाइल टॉर्च भी बंद करने होंगे। इसके साथ ही रोड, हाईवे और टोल पर लगी लाइटें भी बंद की जाएंगी। कांग्रेस पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सोमवार को अजमेर पहुंचे, जहां हाईवे पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके अलावा मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने बांसवाड़ा के बागी दौरा से बीएपी विधायक जयकृष्ण पटेल की एसीबी के द्वारा गिरफ्तारी के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार को इस मामले में सख्त एक्शन लेना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि केवल रिश्वतखोरी ही नहीं बल्कि विधायक के अवैध खनन से संबंधों की भी गहराई से जांच होनी चाहिए। इसके अलावा डोटासरा ने एसीबी और पुलिस से मामले की तह तक पहुंचने की भी मांग की। डोटासरा ने मंगलवार को होने वाली मॉक ड्रिल पर भी बयान दिया और कहा कि नागरिक सुरक्षा बेहद जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार जो भी सख्त कदम उठाएगी, कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। इस बयान से उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा पर कांग्रेस की प्रतिबद्धता को दोहराया। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने सोमवार देर शाम जयपुर में प्रेस से बातचीत में बड़ा बयान देते हुए मुख्यमंत्री जयललिता शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भरोसा दिलाया कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ ठीक है क्या। उन्होंने यह भी कहा कि महात्मा गांधी ने सेवा के लिए 125 साल जीने की इच्छा भी जताई थी। मैं भी 100 साल तक जीकर प्रदेश की सेवा करना चाहता हूँ। इसके अलावा गहलोत ने मुख्यमंत्री जयललिता शर्मा के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने गहलोत की मानसिक स्थिति पर भी सवाल उठाए थे। इतना ही नहीं, गहलोत ने कहा कि आलोचना के साथ सलाह होती है, समझने वाले समझते हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में अवैध खनन, पेयजल संकट और भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि जब सरकार बने 1.5 साल हो चुके हैं, तब गुजरात जाकर प्रशिक्षण लेने का क्या तर्क है। गहलोत के अनुसार सरकार की कार्यप्रणाली विफल रही, इसलिए अब प्रशिक्षण का सहारा लिया जा रहा है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाति जनगणना को लेकर एक बड़ा पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने देश की राजनीति में नए बहस को जन्म दिया। इतना ही नहीं, खड़गे ने अपने एक्स अकाउंट पर पत्र साझा करते हुए बताया कि उन्होंने पहले भी 16 अप्रैल 2023 को पीएम मोदी को इस विषय पर एक पत्र लिखा था, लेकिन उन्हें इसका कोई जवाब नहीं मिला। अपने ताजा पत्र में खड़गे ने जाति जनगणना को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण का आधार बताते हुए 3 ठोस सुझाव भी दिए। पहला सुझाव यह है कि जनगणना की प्रश्नावली को इस प्रकार डिजाइन किया जाए कि केवल जातियों की गिनती नहीं बल्कि व्यापक सामाजिक और आर्थिक आंकड़े भी जुटाए जा सके। इसके लिए उन्होंने तेलंगाना मॉडल को भी अपनाने की सलाह दी। दूसरा सुझाव यह था कि सभी राज्यों के द्वारा पारित आरक्षण से संबंधित कानूनी को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए, ताकि न्यायिक समीक्षा से उनकी रक्षा हो सके। इसके साथ ही ओबीसी, एससी और एसटी के आरक्षण पर लागू 50% की सीमा हटाने के लिए संविधान संशोधन की मांग भी की।
तीसरे सुझाव में खरगे ने संविधान के अनुच्छेद 15 भाग 5 के तहत निजी शिक्षण संस्थानों की आरक्षण सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई है। राजस्थान में मौसम ने करवट ली है। राज्य के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ बारिश भी दर्ज की गई। तो वहीं मौसम विभाग के अनुसार चित्तौड़गढ़ में सबसे अधिक 39 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा डबोक में 10.8 मिमी, कोटा में 5.6 मिमी, तो वहीं भीलवाड़ा में 3.4 मिमी और अजमेर में 2.8 मिमी वर्षा रिकॉर्ड की गई। इसके साथ ही कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी हुई, जिससे तापमान में गिरावट देखी गई और लोगों को भीषण गर्मी से राहत भी मिली। दिन का अधिकतम तापमान चूरू में 36.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो वहीं दौसा में 36.2, वनस्थली में 35.6 और धौलपुर में 35.5 और करौली में 35.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। मौसम विभाग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आने वाले 4 से 5 दिनों तक राज्य के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में बारिश और आंधी की गतिविधियां भी बनी रहेंगी। इसके साथ ही जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, जैसलमेर, भरतपुर और अजमेर संभाग के कुछ हिस्सों में तेज मेघ गर्जन और तेज बारिश की संभावना भी जताई गई है। तो वहीं दक्षिणी राजस्थान में कहीं कहीं बारिश होने की भी संभावना जताई गई। नसीराबाद के पास स्थित जाटिया कालेड़ा गांव में स्थित नाग बाबा के प्राचीन मंदिर में एक भव्य धार्मिक आयोजन संपन्न हुआ। इस आयोजन के अंतर्गत हवन यज्ञ, सत्संग और जागरण का भी आयोजन किया गया, जिसके उपरांत माता दुर्गा की प्रतिमा को विधि पूर्वक स्थापित भी किया गया। शंख, नगाड़े और जयकारों की गूंज के बीच प्रतिमा स्थापना का कार्यक्रम अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ पूरा किया गया। इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में एकत्रित हुए। तो वहीं विशेष रूप से महिलाओं ने राजस्थानी पारंपरिक परिधानों में सुसज्जित होकर लोकगीतों की भी प्रस्तुतियां दी और मंगल गीतों के साथ माता के दर्शन भी किए। इस आयोजन में राजस्थानी संस्कृति की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई दी, जहां पारंपरिक रीति रिवाज और उत्सव का अद्भुत समागम भी देखने को मिला। गांव के सरपंच सोहन सिंह रावत और डॉक्टर शैतान सिंह और समाज सेवी सोहन सिंह ने जानकारी दी कि कार्यक्रम पूरी तरह शांतिपूर्वक और धार्मिक विधानों के अनुसार संपन्न हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि यह स्थान नाग बाबा की तपोभूमि रहा और वर्षों पूर्व वे यहाँ साधना भी करते थे। मंदिर निर्माण के बाद वे इस पवित्र स्थल पर श्रद्धालुओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने सोमवार को राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में 10 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई 8 सितंबर 2024 को राजस्थान की नीमराना स्थित होटल हाईवे किंग पर हुई। यह छापेमारी फायरिंग की जांच के सिलसिले में की गई, जिसमें कनाडा में बैठा खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला मुख्य साजिशकर्ता पाया गया। इस हमले में हमलावरों ने करीब 35 राउंड फायरिंग भी की थी। इस जांच में सामने आया कि हमले का उद्देश्य दहशत फैलाना और होटल मालिक से फिरौती की मांग करना था। हमलावर बम्बिया गैंग से जुड़े थे और उनके संबंध अर्श डल्ला के आतंकी नेटवर्क से सीधे जुड़े हुए पाए गए। इतना ही नहीं, दिसंबर 2024 में एनआईए ने केस की जांच अपने हाथों में ली। इसके बाद एजेंसी ने देश के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी कर कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की गई। इस जांच में खुलासा हुआ कि डल्ला और उसका सहयोगी दिनेश गांधी अपने नेटवर्क के जरिए भारत में हिंसक घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और वैश्विक अस्थिरता के बीच सोने चांदी की कीमतों में तेजी से उछाल दर्ज किया गया है। तो वहीं मंगलवार को भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट स्टैंडर्ड सोने की कीमत में 3100 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जिससे सोना 99,300 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। इसी के साथ चांदी की कीमत में 2200 रुपए प्रति किलो की तेजी आई और यह 98,600 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। जयपुर सराफा कमेटी के द्वारा जारी ताजा भावों के अनुसार 22 कैरेट सोने की कीमत 92,400 रुपए, तो वहीं 18 कैरेट 80,100 रुपए और 14 कैरेट सोना 63,600 रुपए और 10 ग्राम हो गया। यह बढ़ोतरी निवेशकों के लिए एक बड़ा फैसला भी माना जा रहा है, क्योंकि सोना और चांदी पारंपरिक रूप से अस्थिर परिस्थितियों में सेफ हेवन माने भी जा रहे हैं। तो वहीं जयपुर के सराफा व्यापारी सुशील राजावत के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कारण लोगों में अनिश्चितता आई और इसी का असर बाजार पर पड़ रहा है। उनका कहना है कि यदि मौजूदा हालात ऐसे ही बने रहे तो जल्द ही सोने की कीमत 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम का आंकड़ा पार कर सकती है। राजस्थान में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए अजमेर पुलिस ने मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने कुख्यात बदमाशों भूपेंद्र खरवा को 2 साथियों के साथ गिरफ्तार किया। तो वहीं जानकारी के अनुसार भूपेंद्र खरवा थार गाड़ी में सवार होकर किसी बड़ी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की फिराक में था, लेकिन समय रहते हरिबाबू उपाध्याय थाना पुलिस ने नाकाबंदी कर उनकी योजनाओं को विफल कर दिया। इसके साथ ही पुलिस ने जब थार गाड़ी को रोका और तलाशी ली तो उनके पास से एक अवैध हथियार और 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। बरामद हथियारों को जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि भूपेंद्र खरवा पहले से ही अपराध की दुनिया में सक्रिय है और उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी विभिन्न थानों में दर्ज हैं। इसके अलावा पुलिस का कहना है कि भूपेंद्र लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी गुर्गा और उसके नेटवर्क का हिस्सा है,
तीनों आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश भी किया गया, जहां से उन्हें रिमांड पर भी भेज दिया गया। अब पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है ताकि यह पता चल सके कि वे हथियार लेकर कहां और क्यों जा रहे हैं। क्या किसी बड़े आपराधिक साजिश की योजना बनाई जा रही है? तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।